नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। इस देश में एक सेकुलर जमात है जिसे इस देश में इंटॉलरेंस दिखाई देता है। धर्म संसद में विवादित बयान दिया जाए तो ये ब्रिगेड हंगामा खड़ा कर देती है। सड़क से सोशल मीडिया तक तूफान मच जाता है और ऐसी बातों का विरोध होना भी चाहिए। मैं उसकी वकालत करता हूं क्योंकि धर्म संसद में अधर्म कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ 80-20 वाला बयान देते हैं तो ये लोग हाय तौबा मचा देते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के बयान में किसी भी धर्म की बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ 80-20 पे ये लोग हाय तौबा मचा देते हैं। लेकिन अब मैं आपको इनका आईना दिखाता हूं, इनकी असलियत दिखाता हूं, इनकी पोल खोलता हूं। लेकिन जब कांग्रेस का समर्थन करने वाला मौलाना तौकीर रजा का यह बयान आता है, जिस दिन मेरा नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। किस नक्शे को बदलने की बात कर रहे हैं, ये तो इन्हीं से पूछना चाहिए। तब सेकुलर ब्रिगेड के कान में अपने कान में तेल डालकर सो जाती है। इमरान मसूद का बयान आता है कि मुसलमान एक हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे पैर पकड़ना पड़ रहा है। तुम एक हो गए तो ये लोग मेरा पैर पकड़ेंगे और मुझे खुद टिकट देंगे। इस पर कोई कुछ नहीं कहता। कैराना में पलायन के आरोपी नाहिद हसन के खिलाफ पूरे सेकुलर गैंग की जुबान पर ताला लग जाता है। सहारनपुर गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी मुहर्रम अली पप्पू पर यह पूरा गैंग, खान मार्केट गैंग, यह गैंग खामोश रहता है। तब इन्हें ना इंटॉलरेंस दिखती है, ना संविधान खतरे में नजर आता है। तो सेकुलर ब्रिगेड की इसी सिलेक्टिव चुप्पी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्यों चुप है सेकुलर गैंग? आज मैं ये सवाल पूछता हूं। सोचिए, हाय तौबा मच जाती है 80-20 के बयान पर, हाय तौबा मच जाती है अगर एक धर्म संसद होती है, हाय तौबा मच जाती है हर किसी उस सवाल पर जिसमें हिंदू को कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। लेकिन आखिरकार इस गैंग की चुप्पी क्यों नहीं टूटती इन सब विषयों के ऊपर? यह मन में भी आपके सवाल होगा और आज आर पार में मैं इस सवाल को बेझिझक इस पूरी गैंग से पूछता हूं। योगी आदित्यनाथ ने 80-20 वाला बयान दिया तो हाय तौबा मच गई। हालांकि इस बयान में किसी भी धर्म का जिक्र नहीं था, लेकिन जो खुल्लम खुल्ला बयान दे रहे हैं उन पर सबके होठ सिल गए हैं। ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। नक्शा बदल जाएगा। कांग्रेस का समर्थन करने वाला ये मौलाना जहर उगलता रहा, लेकिन सेक्युलर ब्रिगेड कान में रुई डालकर सो गया। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये बटला हाउस एनकाउंटर में जान की बाजी लगाने वाले जवानों का अपमान करता रहा, लेकिन सेक्युलर सूरमा खामोश रहे। कैराना पलायन के आरोपी नाहिद हसन पर भी सेक्युलर ब्रिगेड कुछ नहीं बोला और ना ही किसी को इंटॉलरेंस दिखा, ना ही किसी को लोकतंत्र खतरे में दिखा। दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, पैर पकड़वा दिए। कुछ दिन पहले धर्म संसद में काफी कुछ आपत्तिजनक बोला गया। उस वक्त यही सेक्युलर ब्रिगेड बवाल मचा रहा था और ऐसी बातों का विरोध होना भी चाहिए। लेकिन विरोध वाला ये तेवर तौकीर रजा के मामले में, नाहिद हसन के मामले में और मुहर्रम अली पप्पू के मामले में गायब क्यों हो जाता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। सेकुलर ब्रिगेड की पोल खोलने वाला विश्लेषण सुनिए। मैं एक एक करके आपके समक्ष रखता हूं। मेरा नौजवान बेकाबू हो गए तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदला
जाएगा। सेकुलर ब्रिगेड का सन्नाटा है। तौकीर रजा, बाटला एनकाउंटर में, बाटला हाउस एनकाउंटर आपको याद होगा, मोहनचंद शर्मा इंस्पेक्टर की जान चली गई थी, शहीद हुए थे। उस एनकाउंटर में जो आतंकी थे उनको शहीद माना जा रहा है और सेकुलर गैंग पूरा चुप है। सोचिए आप, यही तौकीर रजा है जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये सेकुलर है, ये पूरी जमात सेकुलर है जी, इन पर कोई सवाल नहीं है। सोच के देखिए, नाहिद हसन, कैराना पलायन के आरोपी को टिकट, सेकुलर ब्रिगेड में जबरदस्त सन्नाटा है। इमरान मसूद, मुसलमान तुम एक हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे पैर पकड़ना पड़ रहा है। मेरा, उन्होंने जो शब्द बोला वो एक गाली थी। एग्जैक्टली मैं आपको बताया तो मेरा कुत्ता बना दिया गया है, तुम एक हो जाओ, ये इमरान मसूद कह रहे हैं। आगे बढ़ता हूं। धर्म संसद में बिगड़े बोल, सड़क से सोशल मीडिया तक सेकुलर ब्रिगेड का तांडव हमें देखने को मिला और ये कई लोग इसमें जेल चले गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पे कोई कुछ नहीं कहता। सिलेक्टिव चुप्पी, अ पिन ड्रॉप साइलेंस माय डियर फ्रेंड्स, अ पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिसे स्कूल में बच्चों को मुंह पे उंगली लगा दी जाती है, बोला चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे ये पूरा सेकुलर जमात है जो पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ इन बयानों का स्वागत कर रहा है। मैं ये आप बात कहूंगा, स्वागत कर रहा है इन बयानों का, बिकॉज ये क्या नया नॉर्मल है इस पूरे गैंग के लिए, जिसमें कहा जा रहा है कि हम हिंदुओं का हिंदुस्तान से पलायन करा देंगे। आतंकवादी तो शहीद है। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रिजवान साहब हैं मेरे साथ इस चर्चा में, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव को कवर भी कर रहे हैं और पेशे से वकील है। वारिस पठान है, ये भी पेशे से वकील हैं, इनका भी अभिनंदन है। और ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं। मेरे साथ शादाब चौहान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, तस्लीम रहमानी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और मैं आप तमाम लोगों को पहले 40-40 सेकंड देता हूं, और 40 सेकंड का मतलब है 40 सेकंड। अपने आप वक्तव्य को 40-40 सेकंड में रखिए। मैं इस चर्चा की शुरुआत शादाब चौहान आपसे करता हूं। 40 सेकंड में मुझे यह बताइए, जो कुछ कहा जा रहा है, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, वो सब सेकुलरिज्म के खांचे में फिट बैठता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति के खिलाफ अगर अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन तौकीर रजा साहब के पूरे बयान को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते ऐसा। और इमरान मसूद साहब ने जो बात कही, तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि मुसलमानों को 2022 के चुनाव में सपा और भाजपा मिलकर अछूत बना चुकी है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी जी ने कहा 80 बनाम 20। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि हमारा इतिहास है, जहां से हमारा संबंध है कि हम 5 हमेशा 100 पर भारी रहे हैं और विजयी न्याय वालों की अन्याय और अहंकार पे हुई है। हमारी तादाद कम हो, हमारा इतिहास है, जहां से हमारा संबंध है। हम 500 पे भारी थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रदेश की प्रगति के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा नफरत पर, हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर चुनाव लड़ना चाहती है। हमारा लक्ष्य शांति, न्याय है। लेकिन मैंने 40 सेकंड दिए थे। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है, लेकिन मेरा नौजवान बेकाबू हो जाए तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, ये प्यार फैला रहे हैं। आतंकवादियों को शहीद बताने वाले प्यार फैला रहे हैं। मैं रिजवान आपके पास आना चाहता हूं, ये प्यार आप समझते हैं या फिर आपकी समझ से ये प्यार बहुत दूर है? क्योंकि आप तो राइटर भी हैं, इस प्यार पे तो फिल्म बन जानी चाहिए एक। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए अमीश भाई, यहां पर मैं थोड़ी सी हटके बात इतनी जरूर कहूंगा कि जो पार्टी इस देश में 370 हटा सकती है और पूरी कश्मीर वैली में कर्फ्यू लगा के ये इंतजाम कर सकती है कि एक गोली भी ना चले। 2019 का ओवैसी का वो बयान याद है कि 370 तो हटा ही नहीं सकते। शिकायत मेरी सुधांशु भाई भाजपा से यह है कि मुसलमान जब कट्टरवाद या जहर घोलने की बात करता है तो भाजपा शायद जानबूझ के चुप हो जाती है, वरना क्या तौकीर, क्या ओवैसी, क्या शादाब और क्या वारिस पठान, इनको तो नंगा करके इनके टांगे तोड़ के जेल में डाल दे और इस देश में कोई बोलने वाला नहीं होगा। लेकिन ये जो बढ़ावा दिया जा रहा है और इंतजार किया जाता है कि पार्टी नहीं, पहले भाजपा या संगठन या बजरंग दल जवाब दे, सुधांशु भाई, ये गलत है। ठीक है,
ये 2 कौड़ी के छुटपैये नेता मुसलमान, इनको अगर आप लोग चाहें, इनको एनएसए लगा के जेल 40 में सेकंड का डालो, वक्त था। कोई आदमी बोलने वाला नहीं होगा, जी जी, खड़े होने वाला नहीं होगा, इनकी तुम टांगे तोड़वा दो, कोई बोलने वाला नहीं होगा। इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक इन है, लौंडों को, इतने इन नहीं। बच्चों को। पॉइंट ये है, अभी देखिए मूंछों पर देखिए बाल देखिए, निकले विषय नहीं हैं। विषयांतर ना करा जाए और भाषा के संयम को मेंटेन करा जाए, मेरा निवेदन हमेशा ये रहता है। और मैं एक पॉइंट, ये इसी लायक हैं ना, ये इसी लायक हैं, देश के दुश्मन इसी लायक हैं, समाज के दुश्मन इसी लायक हैं। खुलेआम जो कश्मीर में किया है, वो लोगों के वारिस साथ करो। पठान, शादाब चौहान की जो हत्या कश्मीर कराएगा में अब ये किया है, व्यक्ति। वो देखिए लोगों के खुलेआम साथ धमकी करो। आपके चैनल पे, न्यूज 18 पर धमकी। अब जो कश्मीर में किया देखिए है, अमित वो भाई, आपके लोगों के प्रोग्राम साथ में जब तक ये नहीं सब हो रहा है, करोगे, क्या ये आप अलाउ ये करेंगे? देश क्या को आप चाहते हैं कि बांटेंगे, भारतीय एक बार जनता पहले पार्टी बांट किसी की दिया, एक टांग बार तोड़ फिर दे से ओवैसी की? बांटेंगे। क्या आप चाहते हैं? एक बार फिर से बांटेंगे। नहीं, क्या अमित जी, क्या आपके चैनल पे कोई व्यक्ति धमकी देगा? क्या एफआईआर कराएगा आपका चैनल के खिलाफ? एफआईआर तो कईयों पर हो जानी जो चाहिए। देश के खिलाफ होगा, उनको जेल में डालो। एफआईआर तो कईयों के खिलाफ होनी चाहिए। अधिकार दिया है। ठीक है, ओवैसी ने बोला था कि वक्त जवाब देगा। एक सेकंड देखिए क्यों बोला देखिए, था? वही बात संभल में एक मुसलमान आदमी ने बोली है पुलिस के सामने कि या हम रहेंगे या तुम रहोगे। इनकी भाषा देखिए ये अमित भाई, तुम ही इनकी लोग ये भाषा गन देखिए। फैला रहे हो हिंदुस्तान नहीं, में। मैं इस विषय पर लेके आना चाहता हूं। व्हाई सेकुलर लॉबी इज साइलेंट? ओके, एक सेकंड, मैं इसको विषय पे दोबारा लेके आना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। वारिस पठान के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तस्नीम रिवानी आपको 40 सेकंड देना चाहता हूं। तस्नीम रिवानी, फिर मैं सुधांशु वारिस आपके पास आऊंगा। तस्नीम रिवानी, मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या आपको नहीं लगता कि क्योंकि आप सेकुलरिज्म के सूरमा बनते हैं, इस विषय पर आपको बोलना चाहिए और पोल खोलनी चाहिए? व्हाई यू आर साइलेंट? मजबूरी क्या है आपकी? मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि अभी सुधांशु जी बोले नहीं है, बोलेंगे। ये 3 दिन से विषय चल रहा है, आसमान सिर पे उठा रखा है अमीश देवगन ने और अमीश देवगन के साथियों ने तमाम, और फिर भी कह रहे हैं कि चुप्पी है। लेकिन कोई एफआईआर हुई क्या अभी तक? बीजेपी ने, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों सुबह को, तब भी मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने उस दिन कहा कि कल ही जेल चले जाएंगे, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया उस बात को। कोई एक एफआईआर है? क्यों नहीं है? ये सवाल का जवाब बीजेपी को जो ये इशू उठाए हुए हैं, जो मुद्दा नहीं है, नॉन इशू को, और जो नक्शा बदलने की आप बात कह रहे हैं, अगर भारत के नक्शे में पाकिस्तान जुड़ जाए और चीन का कैलाश मानसरोवर जुड़ जाए तो क्या भारत का नक्शा नहीं बदलेगा? जाहिर है बड़ा हो जाएगा ना। आप इसको नेगेटिव क्यों ले रहे? उसको बड़े समझदार हैं आप तो। पॉजिटिव है ये। वाह मानी साहब, बड़े समझदार हैं आप तो। अखंड भारत आप कह रहे हैं ये चीन को साथ में लेने की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को साथ में लेने की बात कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि मेरा नौजवान अगर बेकाबू हो गया तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। नक्शा तो 1947 में भी बदला था, 1947 में भी नक्शा बदला था। यति नरसिम्हा नहीं, नक्शा फिर बदला जा सकता है ना। पाकिस्तान को क्यों हिंदुस्तान में शामिल नहीं किया जा सकता भाई? चौड़ा सीरा है, लाल आंखें, तो क्यों नहीं बदला जा सकता? ये जो लाल आंखें चीन के लिए है, ये जो छप्पन, ठीक है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी जवाब स्ट्राइक करके घर में घुस के मारेंगे तो क्यों नहीं बदला जा सकता? मतलब यही अखंड भारत की बात तो आरएसएस यही कहता है। आपको ठीक है, तस्लीम रिवानी 40 सेकंड का वक्त था, लेकिन आपने 1 मिनट 40 सेकंड लिए आपने। जी, मेरा पीछे बता रहा 2 मिनट बोले आप। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, देन वारिस पठान। सुधांशु जी, देखिए, तौकीर रजा ने जो बयान दिया ये पहली बार नहीं दिया। ये वही तौकीर रजा जिसने 2007 में ये कहा था कि अगर तस्लीमा नसरीन को भारत आने दिया जाएगा तो उसका सर काटने वाले को 5 लाख दिया जाएगा, और बरेली के दंगों में नाम था। ये बात रहमानी साहब सिर्फ इसकी नहीं है कि एक एफआईआर या दूसरी बात। इसी देश में अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो देख लेंगे, तो कोई कहता 20 करोड़ बनाम 100 करोड़, तो कोई ओवैसी बोल चुके हैं कि वो मठ में चले जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। और इतना ही नहीं, इस देश में तो ये कहा नहीं गया है, ये हुआ है। असम के धुबरी बरपेटा में क्या हुआ? अभी 2 दिन पहले श्रीनगर के जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ था, उसका 32वां क्या कहना चाहिए बरसी थी। 1990 में श्रीनगर में क्या हुआ ये बताइए? पश्चिम बंगाल के मालदा में क्या हुआ? यही तो हुआ कि निकाल दिए गए।
और केरल का मल्लापुरम 100 साल पहले शुरू हुआ था 1921 में मोपला, उसकी वजह से आज नीली में क्या हुआ, नीली में क्या हुआ, देखिए ये गलत है तस्वीर, ऑडियो डाउन करिए रहमानी साहब को। सुधांशु पहले बोलेंगे, 30 सेकंड अपनी बात को आप अपने सुधांशु, फिर वारिस पठान की बारी। कराची दोनों हिंदू बाहुल्य थे, हिंदू और सिख मिला के 2/3 से ऊपर थे, 75% के लगभग थे लाहौर में, खत्म हो गए ना, निकाल बाहर किए गए। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये किया गया है। ये यही याद करिए, यहां पर इमाम बुखारी ने 2005 में बोला था, हाँ उसामा बिन लादेन मेरा आदर्श है, वहां की कोई सरकार बोली थी? 80 के दशक में बोलते थे, शहाबुद्दीन और बुखारी क्या क्या बोलते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं एक मानसिकता का सवाल है, और इस मानसिकता ने देश का भी नुकसान किया है और आपका भी नुकसान किया। पर अंत में एक बात कह दूं, ये तौकीर रजा की जो रजा है ना अमीश देवगन साहब, ये रजा इनके दिल में ही रह जाएगी। और अब वो जमाने लग गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे, वो कांग्रेस की दौरे हुकूमत की जब कर लिया, अब वहां मोदी और यहाँ योगी है। इसलिए तौकीर साहब समझ लीजिए कि आपकी रजा जो है वो नाकामी रहने वाली है। लेकिन देखिए, मैं इस ब्रॉडर क्वेश्चन पर भी आऊंगा, ये एजेंडा आपको सूट करता है, मैं उस ब्रॉडर क्वेश्चन पे भी आऊंगा। लेकिन वारिस पठान, क्योंकि आप कहते हो, ये आप अक्सर हमारी चर्चा में कहते हो कि देश तो संविधान से चलेगा, क्या आपको लगता है जो आपके सदर बोलते हैं, यानी आपके जो नेता बोलते हैं, क्या वो संविधान की बात करते हैं? जो तौकीर रजा बोलते हैं संविधान की बात करते हैं? जो नाहिद हसन कह रहे हैं संविधान की बात कर रहे हैं ये लोग? अमीश भाई, अगर मुझे 1-1.5 मिनट बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मेरा टाइम आप किसी और को दे सकते हो बोलने के लिए। बोलिए आप। बोलूं मैं? अच्छा, तो सुनिए। बात नंबर 1, जो तौकीर रजा ने कहा वो उनका अपना बयान है, उसकी सफाई वो खुद पेश करेंगे, या जिस पार्टी के साथ वो गए हैं उसकी सफाई वो पेश करें, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। बात नंबर 2, इमरान मसूद साहब की जो बात थी, तो उनको मेरी निजी राय है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मैं एक छोटे से अल्फाज में कहूँगा, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना मेरे भाई, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। बात नंबर 3, अभी आपके चैनल पे बैठकर ये रिजवान नाम का 2 टके का लुक्खा टपोरी, भाजपा का दलाल, कफन चोर, ये बैठ के हमको हुल दे रहा है, डरा रहा है कि टांग तोड़ देगा। मैं बोलना चाहता हूं, तेरे बाप में हिम्मत है तो आ जा सामने। ये शब्द क्यों चैनल पे बैठ के क्या तू बड़ी बड़ी बात कर रहा है? क्या तू बड़ी बड़ी बात कर रहा है? भाई तेरी औकात है क्या हमारे साथ डिबेट में बैठने की? तू डिबेट में बैठने लायक नहीं है, तू हमको सिखा रहा है क्या बोलने का, क्या करने का। जितना है उतना रहे, और जितनी बात है डिबेट की उतनी बात डिबेट पे करने के लिए बोलो उसको अमीश भाई। हाँ, समझ गया ना? अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रह के बात करना बस। बात नंबर 4, अब सबने तो बोल दिया, सेकुलरिज्म की बात कर ली, सब हो गया, मगर आप कुछ नरेंद्र मोदी के बारे में भी कुछ बोलेंगे? अमित शाह साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हरिद्वार में एक जेनोसाइड का सुमिट आ गया, नरसंहार की बात की गई, कहा गया मुसलमान के जाके 2-2 लाख 20-20 लाख मुसलमान को नरसंहार कर दो। अमीश भाई, आप और मेरे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा कलम उठा, अच्छा वकील बन, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, एक अच्छा पत्रकार बन जा। वहां क्या सिखाया गया 3 दिन के सुमिट में? बेटा अच्छा, उन तीन दिनों के अंदर, उन 3 दिनों में जिसने बोला वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ ना। आप कहते हैं तौकीर रजा, ना तो ये जो वहां पर रिजवी थे या फिर यतीरन थे, वो आपकी पार्टी से तो नहीं थे, उस पर तो आप विचार रखते हैं। नरेंद्र मोदी भी आपकी पार्टी से नहीं है, लेकिन आप उन पर विचार रखते हैं। एक सेकंड रुकिए, योगी आदित्यनाथ पर भी आप विचार रखते हैं, लेकिन आप तौकीर रजा साहब पर अपना विचार नहीं रखते। ये आपकी कमजोरी है, आपकी मजबूरी है, या फिर यही आपका सेकुलरिज्म है? मेरा संविधान पे पूरा यकीन है, तो ये संविधान के दायरे में कर रहा तौकीर रजा बात करता हूं, मगर उसी संविधान की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने देश का, और मुझे बताइए तौकीर रजा ने सही कहा या गलत कहा? सुमिट रखते हैं यति नरसिंहानंद। अरे कहां है यति नरसिंहानंद? अब जेल में है ना वो? देश में सांप्रदायिक, सुनिए मेरे भाई, कहां है? जिसका नाम बदल गया, जेल में है ना? अरे सुप्रीम इनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस, सुनिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस निकाला तब उसको जेल में डाला गया। तो जेल में डाला हुआ है ना, खाली इस पर क्या कहते हैं? इस पर आप कहते हैं आपकी कोई राय नहीं है? नोटिस निकाला तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, जेल में डाला। अभी फिर वो करने वाला धर्म सांसद। ठीक है,
सुनिए मेरी बात ठीक अमित है, भाई, आपने मुझे अपने पता वक्तव्य है को कि रखा। आपके सुधांशु एजेंडा त्रिवेदी, के खिलाफ सुधांशु मैं त्रिवेदी बोल रहा हूं, रिप्लाई लेकिन टू मैं दिस। सुधांशु बोलूंगा, त्रिवेदी संविधान वारिस है, की बात का आपका जवाब मेरा ideological मैं रिजवान difference आपको रहेगा, मौका लेकिन दूंगा, मैं लगातार हाथ आपको खड़ा सवाल कर रहे करूंगा। हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी पहले आप 40 सेकंड बोलिए। यति नरसिंह ने अच्छा कहा वारिस क्या? जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, अब देखिए- आपने अपनी बात को रखा। ओके सुधांशु, देखिए, जो कुछ वहां बोला गया था उसमें जो भी गलती थी उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई है। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, जो धर्म संसद में बोला गया वो तो सिर्फ बोला गया है, ऐसा कभी हुआ है क्या? और जो तौकीर रजा ने बोला वो तो हुआ है। मैं बोल रहा हूं, असम के धुबरी बरपेटा से लेके, बंगाल के मालदा से लेके, केरल के मल्लापुरम से लेके, कश्मीर के श्रीनगर तक ये हुआ है। और सन 47 से पहले जरा पीछे चले जाए तो पाकिस्तान बांग्लादेश में हुआ है। और तो 1950 में काबुल जो था वो उसमें 1/3 हिंदू सिख रहता था, वो हुआ है, सब साफ हो गए। तो ये बात किसी ने कही है और गलत है, बरतना योग्य, उस पर कार्रवाई हुई है। मगर जो तौकीर रजा ने बोला, ये रजा तो दिल में है, मगर मैंने ये कहा कि अब इस रजा की जो उनकी नाकामी, उस रजा की नाकामी और उस नाकाम रजा का जनाजा ही निकलेगा। उस ना उनकी रजा कभी कामयाब नहीं होगी। वारिस 30 सेकंड में इस बात का जवाब दे दीजिए। वारिस अब 30 सेकंड में इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए सेकुलर लॉबी तो पूरी एक्सपोज हो गई ना। जब असद ओवैसी कहते हैं जब योगी मठ में चला जाएगा और नरेंद्र मोदी हिमालय चला जाएगा तो तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा? और योगी आदित्यनाथ से जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला हैदराबाद में भाग्यनगर बनेगा, ये वक्त भी आएगा। जी 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 जी, मैं तो बैठा हुआ, सुनिए अमीश भाई, जब असद ओवैसी साहब ने ये स्पीच दी थी कानपुर में, मैं भी बैठा हुआ था, उनकी 45 मिनट की स्पीच थी। कुछ लोगों ने, जो बीजेपी के ट्रोल वाले ना, 2 रुपए में जिनका घर चलता है ओवैसी का नाम लेने से, उन लोगों ने 45 मिनट की स्पीच को 45 सेकंड की कर दिया था और 45 सेकंड की स्पीच चला। लेकिन जब ये बोला कि नहीं बोला, सब चुप हो गए, सब ठाट है फिश। अरे वो बीजेपी के 2 रुपए वालों को जवाब दो ना, बोला कि नहीं बोला? अच्छा है, किस चीज में अच्छा है? अगर मैं ये बोलूं अमीश देवगन अच्छा है तो क्या मैंने इतना ही बोल दिया? किस चीज में अच्छा है अमीश देवगन? अरे आगे पीछे का काट के आप कुछ भी चला दोगे क्या अमीश भाई? अरे थोड़ा बहुत आगे पीछे कट रहा है, तौकीर रजा का भी आगे पीछे कट रहा है, ओवैसी साहब का भी आगे पीछे कट रहा है, सबका आगे पीछे कट रहा है। क्या कहा? कोई भी शख्स अगर मेरे भारत महान देश को तोड़ने की बात करेगा या रिजवान कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं शादाब आपका रुख करूंगा। रिजवान, चाहे वो योगी हो, चाहे 80-20 वाला हो, चाहे जिन्ना वाला हो, कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए। 80-20 में तो आपको दिक्कत दिख रही है। ओके, देखिए क्या लगता है रिजवान, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश, अगर वारिस पठान ने बोला होता तो आप क्या करते? अब तक तांडव मचा दिया होते अपने चैनल पे, मुझे एंटी नेशनल घोषित कर दिया होता, मुझे पाकिस्तान की टिकट दे दिया होता। ये कॉम्युनल है, 80 बनाम 20 को देश में डिवाइड कर रहा है। लेकिन योगी ने बोला तो सब सफाई दे रहे हैं, कौन 80 कौन 20, बोलने वाले में फर्क होता है क्या? जिन्ना सही कह रहे हैं आप, बोलने वाले में फर्क होता है। ओके रिजवान साहब अब लेट्स रिजवान, संविधान की बात कर रहे हैं। ये तो बड़ा अच्छा संविधान है। बार-बार संविधान की आड़ में, बार-बार संविधान की आड़ में संविधान की किताब लेकर ये कह देना कि अब तुम्हारा क्या होगा, ये बात अच्छा है। ओके रिजवान साहब, सब संविधान को फॉलो कर रहे हैं या तौकीर रजा भी संविधान को फॉलो कर रहे हैं? जो चीज अमीश भाई, जो चीज बोली गई कि मुसलमान अभी वक्त के सब्र से चुप है, वक्त बदलेगा, हम याद रखेंगे। एक बात बहुत अच्छी है और इसके लिए मैं मोदी जी को सलाम करता हूं। कम से कम वो खुद और उनके जो प्रवक्ता हैं वो इस बात पर आपको अक्सर सफाई देते हुए मिल जाएंगे कि 45 मिनट की स्पीच थी, 45 सेकंड के दिखा दी। भाई हमारा मतलब ये नहीं था। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि ये मोदी के डंडे से डरते हैं, कि ये योगी के डंडे से डरते हैं, तभी ये सफाई दे रहे हैं। 7 साल पहले तो ये सफाई भी नहीं दिया करते थे। और जहां तक आप इन लोगों की बात को गंभीरता से लेते हैं, वारिस साहब ने ये बोला था मुंबई में आज से 1.5 साल पहले, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात नहीं कर रहा हूं, कि 15% 80% पर भारी पड़ेंगे। उसके बाद ये अगला अपना ही विधायकी का चुनाव हार गया। तो ऐसे लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत भी नहीं है। और जिस दिन सरकार अपने पर आ जाएगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान,
इन सब की टांगे तोड़ के जेल में ये सबके सब नजर आएंगे। यही पता नहीं इसको मालूम, मेरे चुनाव अक्टूबर में हुआ था, स्पीच फरवरी में हुआ था, मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था, वो भी नहीं देखा। बोलने दो, अज्ञानी के साथ में मुंह नहीं लगता, मेरी स्टाइल अलग है, मैं इंटेलिजेंट आदमी के साथ बात करता हूँ। बोला था, किधर बोला था, यही नहीं पता है। जाहिल आदमी बोला था या नहीं बोला था? बोला था ये नहीं हुआ। जाहिल आदमी बोला था या नहीं बोला था? टोपी पहनने से मुसलमान नहीं, जाहिल आदमी टोपी संभाल, रिजवान हवा तेज चल रहा है, उड़ जाएगा। टोपी संभाल रिजवान, आदमी हवा बोला तेज था चल या रहा नहीं है, उड़ बोला था? जाएगा। सवाल टोपी जाहिल संभाल। आदमी बोला अरे था, नहीं बोला था, नहीं बोला था, चल आगे आगे। अरे मैंने तो डरते हो तुम लोग, डरते हो मोदी से, संविधान की बात तुम करो, लोग डरते हो योगी से, बात करो। हम तुम लोगों का यही डर मैं दिखाना चाहता था। हमारा घर भरता है, तुम लोग मोदी से डरते हो, योगी के डंडे से डरते हो। जी जी जी, तुम डरते हो। शादाब चौहान भी हाथ खड़े कर रहे हैं। अल्लाह के अलावा भी हम लोग डरते हैं, हम तो नहीं डरते। अरे तो ऐसे तुम बेवकूफ की बात मोदी और योगी से डरते हो, ये बेवकूफ की बात सुन के तुम हंसी मोदी आता और है। योगी से डरते हो। ठीक है, शादाब चौहान कुछ कहना चाहते हैं। अरे हम तो उसकी आंख में आंख मिला के जवाब देते हैं, डर के तो शादाब चौहान, आप तो बार बार एक ही लाइन बोलते हैं कि निजाम मुस्तफा का शासन आएगा, निजाम मुस्तफा का शासन आएगा संविधान की आड़ के अंदर। तौकीर रजा, इमरान मसूद आपको नहीं दिखाई देते, क्यों नहीं दिखाई देते? मैं जानना चाह रहा हूं, क्यों नहीं दिखाई देते? आपको हरिद्वार की धर्म संसद ही केवल क्यों दिखाई देती है? दोनों दिखनी चाहिए ना, अगर गलती कहीं हुई है तो बोलना चाहिए। डरते क्यों है बोलने से? हाँ अमीर जी, अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा की सरकार में किसी से भेदभाव या किसी पर अत्याचार नहीं है। और रही बात तौकीर रजा और इमरान साहब की, मुझे अलाउ करिए मैं दोनों पे क्लियर भारत के गणतंत्र की है, सरकार भारत के संविधान की है, जिसमें प्रभु राम की तस्वीर लगी हुई है। अरे अमीर जी, वहां टीपू सुल्तान की भी तस्वीर लगी है। मुझे क्लियर बोल रहा हूं, पूरे एमसीसी है, लेकिन मैं पूरा क्लियर बोल रहा हूं। दोनों चीजें दिखाई दे रहा है जो आप बोल रहे हैं। सुनिए तो अच्छा, एक सेकंड, तौकीर रजा ने सही बोला या गलत बोला? मैं आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं। क्या ये सेकुलर ढांचे में आता है? साहब ने अपने, क्या ये सेकुलर ढांचे में आता है? अपने समाज के, अगर यही बात कोई बीजेपी का नेता बोलता पूरा दूसरी कौम के लिए, आप क्या कहते हैं? फिर मैं कैसा जवाब? आप जवाब तो सुन लीजिए, जवाब दीजिए। मैं शांत बैठा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं 40 सेकंड शांत बैठा हूं। इमरान मसूद ने जो बोला, अपने समाज के साथ मुसलमानों को जो सियासी अछूत बनाया सपा भाजपा ने मिलकर, उसको बोला। और मैं इमरान भाई को कहता हूं कि स्वागत है इमरान भाई, आइए मिलकर के, हम मिलकर के एक हुकूमत को बनाएंगे। आइए आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए और इन सबको जवाब दीजिए कि आप मुसलमानों को दरकिनार करना चाहते हो। मुसलमान इस देश का नागरिक है, इस देश का बाइज्जत शहरी। जितना अखिलेश यादव का हक है उतना मेरा हक है। केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, संजय चौहान, सब लोगों से बात हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को ले रहे हैं, दूसरे मौर्य जी ला रहे हैं, जिनका 1%, 2%, 4% वोट है, सबको अखिलेश ले रहे हैं। लेकिन बहुत बढ़िया, देखिए जरूरत नहीं है। आज अखिलेश ने एक बात कही, रिजवान क्योंकि आप यूपी के इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। नहीं, एक तरफ तो रखा आपने इत्मीनान से। एक तरफ तो बात होगी ठाकुर की, बात होगी ब्राह्मण की, बात होगी सैनी की, बात होगी मौर्य की, बात होगी ओबीसी की, बात होगी जाट की, बात होगी गुजर की, बात होगी दलित की, लेकिन एक तरफ बात होगी सिर्फ मुसलमान की। क्यों नहीं कहा जाता शिया सुन्नी? क्यों नहीं कहा जाता अहमदिया? यही दिखाता है आपका सेकुलरिज्म। रिजवान, जवाब इस बात का। आइए, यहां पे इमरान मसूद को दो नेता अपनी पार्टी में आने का ऑफर दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला है, हमने देखा। लोकतंत्र अधिकार सबको है। अमीश भाई, इनका मैं आपको पॉलिटिकल दोगलापन दिखाता हूं। एक तरफ जाहिल आजम बोलते हैं कि जब 9% यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, जब 4% मौर्य उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हम 19% मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि माइनॉरिटी होने का हम लाभ भी उठाएंगे, माइनॉरिटी होने की हम सब्सिडी भी लेंगे, हमारा माइनॉरिटी स्टेटस भी खत्म ना करो। अरे अगर तुमने इतना दम है अपने 19% की आबादी पर,
नहीं, कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी की लड़ाई नहीं है, ये अधिकार की लड़ाई है। लोकतंत्र में हम लोग अपने अधिकार की बात करें, परेशानी क्या हो रही है आपको? क्या मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्या? मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा तो गलत हो जाएगा, देश का नागरिक नहीं है। माइनॉरिटी के नाम पर नहीं, देश में बराबर अधिकार है सबको, चाहे कोई किसी माइनॉरिटी के नाम पर सब्सिडी लेना तो खत्म करो। हम तो चाहते हैं कि भाजपा की महिला को मुख्यमंत्री का दावेदार भारतीय बनाए, बन के समाजवादी पार्टी की गैर यादव को बनाए, खुले नागरिक बन के सामने आओ। माइनॉरिटी का लड्डू भी खाना है और मुख्यमंत्री भी बनना है, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलेंगी। दलाली छोड़कर खुला बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता बन के आओ, फिर बताएंगे ना। पहले भारतीय बन के सामने आओ खुले मैदान में। नहीं, तुम्हारा इलाज वारिस पठान से अच्छा कोई नहीं कर सकता। माइनॉरिटी हैं। नहीं, वारिस पठान के बाइकल्ला चले जाओ, तुम्हारा इलाज कर देगा। अपने आप को माइनॉरिटी नहीं कहते। वारिस पठान के बाइकल्ला चले जाओ, तुम्हारा इलाज कर देंगे। अपने आप को माइनॉरिटी क्यों कहते हैं? नहीं, तुम्हारा इलाज वारिस पठान कर सकते सिर्फ। तुम्हारे अभी बाल तो वारिस पठान तुम्हारा ऐसा इलाज कर सकते हैं, एक बार बाइकल्ला जाओ। अरे तुम्हारे अभी पठान से मिलो तो तुम्हारा दिमाग ठीक कर देगा। मुझे मालूम अपने भाई, अभी तुम बच्चे हो, चुप रहो। अभी नाला बांधना सीखो। अरे पहले नाला बांधना सीखो, फिर बात करना। नहीं, असद ओवैसी को गाली देकर टीआरपी लेना चाहते हो आप? आपको यही आता ना कि गाली दो। अगर माँ का दूध पिया है तो 90% होते हुए इस देश में माइनॉरिटी स्टेटस से तौबा करो। माइनॉरिटी स्टेटस से पहले तौबा करो। उसके बाद अपनी तुलना यादवों से करो। उसके बाद अपनी तुलना मौर्यों से करो। माइनॉरिटी स्टेटस खत्म करेगी क्या सरकार? पूछिए सुधांशु जी से, कहिए सुधांशु जी से कहिए। मैं रुक करता हूं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्योंकि आप सेकुलरिज्म के प्रोधा हैं और आप एक आचार्य भी हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। तौकीर रजा को कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ लिया है, अलायंस कराया आप लोगों ने। क्या आपको तौकीर रजा का बयान सेकुलर दिखाई देता है? क्या सेकुलरिज्म के खांचे में तौकीर रजा फिट है? देखिए अमीश देवगन जी, ना तो मैं किसी सेकुलर गैंग का मेंबर हूं, ना मैं किसी कम्युनल गैंग का मेंबर हूं। मैं अपनी बात इस देश के हित में कहना चाहता हूं। आपने मुझे फोन पे जोड़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए आपका शुक्रिया। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं नहीं, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति जो इस देश में अमन और शांति चाहता है वो किसी भी तरह के नफरत भरे बयानों का समर्थन नहीं करेगा। आपकी बात एक सवाल का जवाब, क्या आपको तौकीर रजा का बयान प्यार भरा दिख रहा है जिसमें वो आतंकवादियों को शहीद बता रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने क्यों करा इनसे अलायंस, किस कारण? देखिए, कोई अगर व्यक्ति जनतंत्र में, प्रजातंत्र में कोई समर्थन दे रहा है किसी पार्टी को, तो उसमें पार्टी समर्थन नहीं अलायंस है। समर्थन नहीं अलायंस है। देखिए, पहले मेरी बात को आप समझ लें। आप अगर इस तरह करेंगे तो मैं अपनी बात की पूरी नहीं कर पाऊंगा। अजय लल्लू के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। समर्थन देने का मतलब, समर्थन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन यहाँ तो साथ फोटो आ रही है। मैं माफी चाहता हूं, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपको कोविड है, लेकिन ये सवाल मुझे पूछने पड़ रहे हैं आपसे। देखिए, मेरी बात साफ साफ मैं कहना चाहता हूं, इसे लाग लिपट करके मत समझिए। पहली बात, तौकीर रजा साहब का कांग्रेस पार्टी में ना तो विलय है, ना कांग्रेस के साथ उनका कोई अलायंस है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, जहां तक मेरी जानकारी है। नंबर 1। नंबर 2, तौकीर रजा साहब ने जो बयान दिया है वो हिंदुस्तान में जितने अमन पसंद हिंदू हैं और जितने अमन पसंद मुसलमान भाई हैं, वो सबको नागवार गुजरा है, उनसे चूक हुई है। जहां तक सवाल है मुसलमानों को गाली देने वालों का, मैंने उनका भी विरोध किया। हरिद्वार में जो गाली दी गई, मैंने उनका खुलेआम विरोध किया। लेकिन अगर तौकीर रजा साहब के बयान से लोगों को जो ठेस पहुंची है, वो भी उसके लिए उन्हें दोबारा विचार करना चाहिए। और मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता हूं, ना ही मैं कभी इस तरह बड़ी खबर, की राजनीति कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी के एडवाइजर कहते हैं कि मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी को यह कहना चाहिए कि हमें इनका समर्थन नहीं चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी को समर्थन कोई भी अगर देता है तो उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन
समर्थन का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने भी उनके बयान का समर्थन थोड़ी किया है। बहुत अगर कोई व्यक्ति अपना बयान देता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है। ये तो तौकीर रजा साहब बताएंगे ना उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी उसकी जिम्मेदारी सुधांशु त्रिवेदी, योर फर्स्ट रिएक्शन कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी के एडवाइजर है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनकी तबीयत खराब है, मैं ये व्यूअर्स को फिर बता दूं, उन्हें वो कोविड पॉजिटिव है, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल ने जब उनसे अनुरोध किया कि आप इस विषय पे बोलिए और बार-बार कांटेक्ट किया, तो ही हैज कम ऑनलाइन एंड रिएक्टेड ऑन दिस स्टोरी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी इस समय अस्वस्थ हैं, तो मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर फिर हम लोग साथ प्रत्यक्ष जुड़े। परंतु अब मैं उनके वक्तव्य में बोल रहा हूं। उन्होंने जो बात शब्द प्रयोग किया चूक, मैं इस बात से मुझे बहुत आपत्ति है। जो कुछ कहा गया है तौकीर रजा के द्वारा वो चूक नहीं, अपराध है। और प्रमोद कृष्णन जी, आपकी पार्टी तो वो पार्टी है जिसने असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन ऑफिशियल किया, जिसने बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन ऑफिशियल है, जिसका केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन ऑफिशियल है। इसको क्या कहेंगे? ये चूक है या डिजाइन है? ये तो आपकी सोच है। और आपके नेता वो हैं जिसने कभी किसी ने जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहा है, तो किसी ने अफजल गुरु को हालात का मारा कहा है, तो किसी ने याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग कही है, तो किसी ने इशरत जहां को बेटी बताया है। तो ये आपकी एक सोची समझी फितरत है, जो आप फितरतन और शरारतन बोलते हैं आपकी पार्टी। इसको चूक कह के आप तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश नहीं कर सकते। और ये अगर तौकीर रजा ने बोला है तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं एक बार फिर कि इमाम बुखारी ने भी बोला था उस समय, आचार्य बिन लादेन मेरा आदर्श है जी, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती थी इन लोगों के ऊपर। ये ओसामा को ओसामा जी बोल चुके हैं, अमीश जी को हाफिज साहब बोल चुके हैं। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम है हमारे साथ। ठीक है, आचार्य जी जवाब 30 सेकंड के अंदर। अमीश जी, मैं सुधांशु जी से इस वक्त डिबेट करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी तौकीर रजा साहब के बयान का बेस बनाकर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर हमला करना चाहते हैं। ये मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि मैं इस पे जब प्रभु कृपा से, परमात्मा की कृपा से, आपकी दुआओं से, प्रार्थनाओं से ठीक हो जाऊंगा, सुधांशु जी मैं लंगोटा बांध के आपसे बहस करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे बयान को मेरे तक ही रखा जाए। और अगर आपको लगता है कि तौकीर रजा साहब के बयान में कोई देशद्रोह जैसी चीज है तो फिर सरकार आपकी है। आप कर क्या रहे हैं? आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं? आप इस देश को हिंदू मुसलमान में बांट करके आप सत्ता कितनी बार हासिल करना चाहेंगे? सुधांशु जी, मैं क्षमा चाहता हूं अमित जी, मैं आज डिबेट करने के मूड में नहीं हूं बिल्कुल भी। आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी बात रख दी। मैं किसी भी नफरत भरी तकरीर, नफरत भरे भाषण का समर्थन ना मैंने कभी किया है, ना मैं करूंगा। जो मुसलमानों को गाली देते हैं मैं उनके भी खिलाफ, जो हिंदुओं को गाली देते हैं मैं उनके भी बीजेपी हिंदू मुसलमान करके जीतना चाहती है चुनाव। तस्लीम रहमानी, बीजेपी हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? जिन्ना कौन कर रहा है? हिंदुओं को हिंदुस्तान से निकालने की बात कौन कर रहा है? ये बताइए ना। मुसलमानों को एकजुट कहने की बात कौन कर रहा है? देवकर, मुझे आप बहुत देर से आपने मुझे खामोश बिठा रखा है और मैं भी चुपचाप सबको सुन रहा हूं। लेकिन सुधांशु जी ने बीच में जो बात कही थी, मैं उसका रिबटल चाहता था कि आप कह रहे हैं कि एफआईआर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब भी हेट स्पीचेस की गई उनके खिलाफ एफआईआर हुई हैं। इस देश में कानून है, एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत मुजरिम को सजा मिलती है। अगर कोई जुर्म हुआ है तो जुर्म की शिकायत की जाएगी और उस शिकायत के नतीजे में सजा दी जाएगी। आप एफआईआर को नकार नहीं सकते। आप बीजेपी को या आपके जो परिवार है बीजेपी का, उस परिवार संघ के परिवार को, किसी को अब तक एक एफआईआर तो कम से कम कर देनी चाहिए थी। ये जबानी जमा खर्च से आप सिर्फ नफरत फैला सकते हैं। दूसरी बात आपने कही, मैं भी मिसालें 70,000 फिसादात की आपको मिसालें दे सकता हूं। नीली के लोग आज तक गुवाहाटी में बैठे हुए हैं पलायन करके। नीली रॉइड के बाद, गुजरात के फिसाद के बाद 1 लाख लोग जो है स्लम्स में बैठे हुए हैं, जुआपुरा में और काका मुजफ्फरनगर के फिसाद जो आप लोगों ने करवाया, उसके बाद वो सब लोग आज तक पलायन किए हुए कहीं ना कहीं टेंटों में रह रहे। ये इसका जिम्मेदार कौन है? 70,000 फिसादात का हिसाब आखिर किससे लिया जाएगा? रिजवान की बात नहीं। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ सुधांशु जी से, 80 और 20 का मतलब क्या है? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी बताएंगे और फिर रिजवान का रिस्पॉन्स लेंगे। चाहते हैं योगी जी 80% और 20%? सुधांशु त्रिवेदी क्विकली 40 सेकंड क्या है? 20%? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। 80 और 20 का मतलब क्या, मैं बता देना चाहता हूँ।
भारत में माइनॉरिटी जिसको कहते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी है वो 20%, पर उसमें सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, यहूदी भी है। यह है 20% और मुस्लिम है 80%। तो ये लड़ाई सिर्फ 80-20 में 20 की भी है, उसका भी हक है, ऐसा नहीं सिर्फ एक का हक है। अब मैं दूसरी बात आता हूं, देखिए दुनिया में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, नहीं आप कह रहे हैं कि ये आप एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड क्या आप नहीं त्रिवेदी जी एक सेकंड, क्या आप कहना चाहते हैं कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच झगड़ा है? 80% मेजॉरिटी और 20% ये माइनॉरिटीज, इसके बीच एक मुकाबला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या ये कहना चाहते हैं आप? क्या ये कहना चाहते हैं योगी जी? क्या ये कहना मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा पूरा तो सुनिए, जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। अब पूरी बात देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी में भी जो 20% रह गया है, हम उसके हक की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज के अंदर, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, बचपन में मैंने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं सुने, रहमानी साहब शिया सुन्नी दंगे सुने। शियाओं का आजादारी का जुलूस, बदे साहबा का जुलूस रोक दिया गया मुहर्रम में, सिर्फ सुन्नियों का निकलता था। जब हमारी सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, दोनों का निकलना शुरू हुआ, तो उसमें भी तो 20 और 80 है, उसकी लड़ाई। और दुनिया में जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सबका एक असेसमेंट है, जो कोई भी जाकर चेक कर सकता है। आप कह रहे हैं आप सुन्नी मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया था। इसका मतलब है आप कह रहे हैं आप सुन्नी मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, है, कहिए ना, खुल के कहिए ना, इधर उधर क्यों कर रहे? अरे ठीक है, रिजवान अहमद फिर बताते हैं। ठीक है, देखिए ऑडियो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा निवेदन है एक एक करके सब अपनी बात को रखें। रिजवान अहमद, जब योगी आदित्यनाथ ने मेरे साक्षात्कार में 80-20 का जिक्र किया, उस 80-20 को अपने अपने तरीके से सबने इंटरप्रेट किया है। व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज योर टेक? थैंक यू फॉर कमिंग विद दिस क्वेश्चन टू मी। रहमानी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनसे 2 बार मिला हूं, बहुत सज्जन आदमी हैं, हमारा उनसे मतभेद हो सकता है। हां, बाकी 2 लोग जो आपके पैनल पे बैठे हैं उनसे मैं तौबा करता हूं। रहमानी साहब 80% वो हैं जो अपने आप को भारत माता का सपूत मानते हैं, जिसमें बहुत से मुसलमान भी हैं, और 20% वो हैं जो अपने को भारत माता का सपूत नहीं मानते हैं, जिसमें बहुत से हिंदू भी हैं। सुन लिया मेरा जवाब? रहमानी साहब जवाब नहीं, ये तो बिल्कुल आइडियोलॉजिकल बहस है। क्या योगी जी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये इसमें 20% मैंने कर दिया ना अभी? अरे तो मैंने कर दिया साहब, मैंने कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी, अरे रमानी भाई, मैं 80% पे हूं, प्रवक्ता, मैं 80% पे हूं, मैं भारत माता का सपूत हूं, आप 100% भारत माता की जय बोलता हूं, सुधांशु वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीशलाम गाता हूं। आप कुछ भी मैं बोलिए, 80% में हूं, आप कह दीजिए कि आप में है, 80 में ये तय करिए। आप नहीं, मैं तो 20% में हूँ। अगर 20% का मतलब मुसलमान है, ये क्या बात हुई? अगर 20% का मतलब मुसलमान है, क्या भारत तो माता का सपूत होने मुसलमान नहीं हो सकता? मुझे क्या वंदे मातरम गाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता? डाइल्यूट करने की आप लोगों कोई की लालच यही नहीं है, सोच जहरीली है, कोई लालच नहीं है। यही सोच आपके बीच में गंदी नहीं है बोला, जो इस देश को बांट रही है, थोड़ा सा तहजीब का मुजाहरा रही कीजिए, है, थोड़ा सा तहजीब का मुजाहरा कीजिए, मेरी बात पूरी होने वंदे मातरम दीजिए। गाने मैं वाला आपके बीच में मुसलमान नहीं नहीं हो बोला था। सकता? अरे क्या वंदे मातरम गाने वाला मुसलमान नहीं हो रिजवान सकता? साहब, तस्लीम रहमानी को गिव हिम कर्टसी आपने, एक सेकंड, ओके, तस्लीम रहमानी को गिव हिम कर्टसी। रिजवान साहब गिव हिम कर्टसी, आपने एक बात को रखा, वो भी अपनी बात को रखे। मैं तो बीच में नहीं बोला ना, चर्चा होगी, गिव हिम कर्टसी। 40 सेकंड तस्लीम रहमानी, 40 सेकंड। मैं यहां पर प्रवक्ता बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है 80 और 20 की। हमने योगी जी से भी बार बार ये सवाल पूछा है कि वो 20% कहें, लोग अलग अलग कह रहे हैं। 20% उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो आमतौर पर 20% मुसलमान बोले जाते हैं। आपका परिप्रेक्ष्य है ना? किसी की मां ने दूध पिलाया है तो कह के बताए, मैं चैलेंज कह रहा हूं, दूध पूरी बीजेपी, कोई कह रहा है बाप, कोई कह रहा है मां, फिर डीएनए की बात आएगी, सब कुछ एक हो जाएगा। कह के बताए, ठीक है रिजवान जवाब, मां ने दूध पिलाया है, बाप में दम है। अरे इतना डरते हो, ये चर्चा का स्तर नहीं होना चाहिए ना। ओके, ये है खौफ का आलम, ये खौफ ठीक है, ओके। रिजवान अहमद, अमीश भाई, आज जब मैंने ये कहा कि उस 80% में भारत माता
के सपूत हैं जिसमें मुसलमान भी हैं, तो रहमानी साहब ने बोला कि आप तो मुसलमान ही नहीं हैं, आप अपने को मुसलमान नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारत माता का वही सपूत हो सकता है जो मुसलमान नहीं है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, इनकी यही विचारधारा देश को बांटती है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। रहमानी साहब, आपने ये बोला कि भारत माँ का बेटा जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता। 10 सेकंड के अंदर सर बताइए। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला। ये रिजवान साहब हैंडीकैप है बेसिकली, इसलिए इनको हैंडीकैप ही समझ में आता है। मैंने कहा कि मेरा ईमान, ये कितनी गलत बात है? मैं मानता हूं, वो ये नहीं मानता। ये कितनी गलत बात है? वो ये नहीं मानता कि किसी को बाता माना जाए, किसी को बाता, ये जहनी हैंडीकैप है। जहनी तौर पर हैंडीकैप होंगे तो इस तरीके के आप तावीलें देंगे ना कि मेरे ही बयान को यही बैठे हुए 5 मिनट के अंदर बदल दे, तो ये मेंटल हैंडीकैपनेस है ना। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता कि मैं अपनी बात के अलावा, बोल दीजिए भारत माता की जय, हो जाए आज, हो जाए भारत माता की जय, बोल दीजिए आप। यही मेंटल हैंडीकैप है, यही बोल हैंडीकैप दीजिए है। आप भी भारत माता की जय करने को मैं क्या है? कहे जा रहा हूं, वो रिजवान की जय थोड़ी है, बीजेपी की जय थोड़ी है, मेरे भारत माता की जय है। के मुताबिक, मेरे अकीदे के मुताबिक जमीन मां नहीं होती, मेरे अकीदे के मुताबिक जमीन मां नहीं होती, इसके बावजूद हुब्बुल वतनी बरकरार रहती है। ये मेरा अकीदा है। हुब्बुल वतनी को माँ बाप और रिश्तेदारियों में नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी के तहत सुधांशु जी। जी देखिए, मैं 80-20 को एक और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पूरी दुनिया में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के क्यूमुलेटिव असेसमेंट के हिसाब से पूरी दुनिया में सिर्फ 15% मिनिमम से लेके 25% तक मुसलमान, यानी एवरेज आता है 20%, जो हार्ड लाइनर हैं, जो शांति से नहीं रहना चाहते, 80% शांति से रहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही है, मैं माफी चाहता हूं, मैं बाकी लोगों के पास, वारिस भाई माफी चाहता हूं, नहीं आ पा रहा, शादाब आपसे भी। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन अंत में निष्कर्ष बोलने का वक्त है। तो आज बहुत कुछ सोचा मैंने, मैं क्या बोलूं, लेकिन आखिर में एक शब्द जो मुझे ध्यान में आता है वो होता है कि भरी दोपहरी में भी आंखें बंद करके कहना कि रात है। ऐसा ही कुछ सेकुलर जमात के लोग कर रहे हैं। नमस्कार।